में है और ये हमारे लिए हमेशा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज ही रहता है। हमारे पेपर का पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चूज करनी है हमने, इसके लिए हमें टेंस की सेंस होनी चाहिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपके पेपर में स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रू सेंस ऑफ टेंस फॉर्म आगे लिखने का आप देख लीजिएगा। हम आज दो टेंसेस के बारे में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ग्रामर की बुक में एक्सरसाइज नंबर 5 के नाम से जाना जाता है। एक्सरसाइज नंबर 5 और इसमें जो दो टेंस हैं उसमें पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर डेफिनेट, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। एक बार ध्यान में रखें, जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ये हमेशा सिंगल एक्शन को शो करता है। ठीक है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा इसमें वर्ब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पहले वर्ब बता देता हूँ फिर इसका यूज बताऊंगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? आईएनजी। ठीक है, अब उसमें फिर जब दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो फिर बताना होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा। इफ यू हैव सब्जेक्ट आई एंड वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं तो उनके साथ शैल का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसके अलावा जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स प्रोनाउन हैं या नाउन हैं, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम्स लिखे हो, सबके साथ विल यूज होता है। दिस इज वन थिंग अबाउट टेंस, अबाउट फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे होगा कि आई वी के साथ शैल बी, सॉरी यहाँ शैल बी नहीं लिखा, और आई वी के अलावा बाकी कोई आपका सब्जेक्ट होता है तो विल बी यूज होगा। एक और चीज, कभी कभार आप देखेंगे कि जहाँ आई वी के साथ शैल यूज होता है वहाँ शैल की जगह विल यूज होगा, और जहाँ विल यूज होता है वहाँ पर शैल यूज होता दिखाई देगा आपको। तो ऐसा भी पॉसिबल है और ये होता है ग्रामर के अंदर, क्योंकि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। हेल्पिंग वर्ब मींस प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब इनका फंक्शन होता है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल है, शैल है, शुड है, वुड है, कुड है, कैन है, मे है, माइट है, यस सर, तो इनके फंक्शंस होते हैं। तो विल और शैल का फंक्शन ये होता है कि ये एम्फसाइज करता है, बात पे जोर देता है। एक सेंटेंस है आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई के साथ शैल यूज किया, ये सिंपल टेंस है। अगर मैं आई के साथ शैल नहीं बल्कि आई के साथ विल यूज करता हूँ, आई विल गो टू स्कूल, जैसे आमतौर पर हम कहते नहीं है कि स्कूल जाने के लिए जोर है। आई विल प्ले क्रिकेट, इसका मीनिंग होता है कि मैं जरूर स्कूल जाऊंगा या मैं जरूर क्रिकेट खेलूंगा। आई विल गेट द स्कॉलरशिप, मैं वजीफा हासिल करके रहूं, बात पे जोर दिया जा रहा है। तो ये वाइस वर्सा रूल होता है। तो जब वाइस वर्सा होगा तो नॉट अ बिग डील, ये एक फंक्शन को शो करता है उसके मॉडल वर्ब के, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। Hence, that is not the topic for today's class। हमारा टॉपिक है कि अगर ये दोनों टेंसेस आपके चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टेटमेंट्स में आते हैं तो हमें उसको कैसे टैकल करना है। इसके लिए हमें वो स्टेटमेंट्स लिखनी होगी ताकि हम उसको सही से अंडरस्टैंड कर सकें। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 118 एज पर द ग्रामर कंपोजिशन बुक फॉर 9th and 10th, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। 9th की क्लास में भी यही है, यही 6 एक्सरसाइजेज हैं, 10th में भी यही 6 एक्सरसाइजेज हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाती है कि कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं। तो इसके अलावा आपकी बुक के अंदर कहीं पर ये करेक्ट ना देखो, हर इंग्लिश की बुक है फॉर्म वर्ब तो है, तो वो किसी भी स्टेटमेंट को भी लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, ज़्यादातर इसी ग्रामर की बुक से।
अब तो उसमें कुछ आउटलाइन भी आ गई, उसमें भी यही है। तो मैं इसी ग्रामर की बुक से ये अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि दे डैश और टुमारो, ये स्टेटमेंट लिखी होगी, 4 पॉसिबल ऑप्शन होंगे। दे वर्ब है लीव, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे लीव फॉर लंदन टुमारो, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी लीविंग, और ऑप्शन डी में लिखा हूं दे विल लीव। What is the right answer या right form of verb to this statement, हम कैसे बताएंगे? तो स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके अंदर कोई खास लफ्ज होता है जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये एक खास टेंस का सेंटेंस है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर देखिए लफ्ज टुमारो लिखा है, तो इस बात को ज़हन में रखें, जब भी किसी भी फिक्रे के अंदर टुमारो का लफ्ज लिखा हो, इसका मतलब ये सेंटेंस हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर इसका आंसर ना लीव है, ना लेफ्ट है, ना लीविंग है, बल्कि क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल लीव इसका आंसर होगा। तो ये जब आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे, आपका एमसीक्यू जरूरत नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ टुमारो नहीं आता, एक लफ्ज टुमारो है, दूसरा नेक्स्ट का वर्ड है। नेक्स्ट के साथ कुछ भी आगे मतलब टाइम लिखा जा सकता है, या नेक्स्ट मंडे है, या नेक्स्ट थर्सडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे है। तो ये दो लफ्ज मोस्ट कॉमनली आपके पेपर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इन दो वर्ड्स के जरिए जब आप कोई स्टेटमेंट देखें, तो उसको आप कोशिश करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक उसका यूज ऑफ वर्ब या चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करें। एक और इशू हमारे साथ ये होता है कि जब हम इस एक्सरसाइज में एंटर होते हैं, तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है और अक्सर पेपर में भी आते हैं, यू डैश इट। एमसीक्यूज हैं, वैसे जो बुक के अंदर लिखा होता है वो इस तरह नहीं लिखा, वो लिखा होता है यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट अंडरस्टैंड ब्रैकेट वन और इट, इस तरह लिखा है। ये बुक में इस तरह लिखा है, पेपर में इस तरह नहीं आएगा, पेपर में एमसीक्यूज बन के आएंगे। अच्छा, ये है न्यूट्रल स्टेटमेंट, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना टुमारो लिखा हुआ है, ना नेक्स्ट के साथ कोई टाइम लिखा हुआ है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? इसके लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, अभी तो क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ये लिखा हुआ है, वहां पर है ही दो टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसके मुताबिक तो जो सिंगल एक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल एक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड विद इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर वाला है, तो इसका आंसर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ही बनेगा। लेकिन एग्जाम में जब आता है, वहां पर तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं होती ना, वहां तो ओवरऑल टेंसेस में से आता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट पेपर में आती है, तो उसके लिए उसके एमसीक्यूज रिस्पांसिबल होते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। अब एमसीक्यूज देखिए, आई एम गोइंग टू राइट द एमसीक्यूज फॉर दैट। डज नॉट अंडरस्टैंड, ये पहले एमसीक्यूज बनाया, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि you is such a subject which does not जो अपने साथ do का helping verb तो रख सकता है, does का helping verb नहीं रखता। हाँ, यहाँ आगे होता है ना do not understand के लिए ठीक था, does not है तो गलत है, ठीक है, तो उसका MCQ लिखिए, did not understood। क्या ये ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जब डिड का हेल्पिंग वर्ब आता है तो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखता है, सेकंड फॉर्म तो अकेली आती है, उसके साथ तो कोई हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। तो ये बेसिकली ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है।
ऑप्शन सी हमने एक और एमसीक्यू लेना है, इज नॉट अंडरस्टैंड। ये तो है ही गलत, स्टार्ट से यू के साथ इज आता ही नहीं है। चलो मैं इसकी बजाय यहाँ पर अगर आर लिख देता हूँ, फिर ठीक है। फिर भी ठीक नहीं है कि इज एम आर वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके अंदर आईएनजी फॉर्म होगा, इसलिए ये गलत है। एक और एमसीक्यू देते हैं, हमें डेफिनेटली आंसर की तरफ जाना होगा। एमसीक्यूज डी है, यू विल नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या जवाब होगा इसका, यही होगा। क्यों ये जवाब है? एमसीक्यूज ने हमें फोर्स किया कि आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा बना ही नहीं सकते। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर कोई हिंट नहीं है, टुमारो या नेक्स्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन एमसीक्यूज ऐसे हैं कि हम इसके अलावा किसी तरफ जा ही नहीं सके। तो ऐसे सेंटेंस जब पेपर में आएंगे उसमें आपको एमसीक्यूज डिसाइड करके बताएंगे कि मुझे किस टेंस के मुताबिक बनाना है। इन्हें न्यूट्रल सेंटेंस भी कह सकते हैं जिसमें कोई पहचान नहीं होती। बस इस चीज को ज़हन में रखते हुए आप फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद बात आ जाती है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको कैसे टैकल करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है, इसमें बुक में लिखा हुआ है कि शी डैश हर लेसन, she did her lesson in music in the morning। इसका बस यूं आप ध्यान में रखें कि जब हमारे पास दो टेंस हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होगा जिसमें किसी खास वक्त में किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए जा रहा होगा। किसी खास काम का होना, सहना, करना पाया जा रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कंटीन्यूअस ये होता है ना, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, अ वर्क इन प्रोग्रेस शो करता है। तो ये इन द मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाए या देन लिखा हुआ आ जाए या एट यूजुअल टाइम लिखा हुआ आ जाए, ये को खास इशारे कर रहे हैं कि हमें एक खास टेंस में लेकर जाना है। कैसे सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में मुताबिक बनाना है। और ऑप्शंस में भी आपको सिर्फ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ही मिलेगा और कोई टेंस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन मैं लिख रहा हूं यहां पर, शी आर रीडिंग। शी के साथ बाहर आता ही नहीं है, इसलिए गलत है, इज रीडिंग होता है तीसरा। दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि शी वर रीडिंग। क्या ये जवाब बन सकता है? नहीं बनता। तीसरा मैं लिख रहा हूँ शी विल बी रीडिंग, और चौथा एमसीक्यू में लिख देता हूँ सिर्फ रीडिंग। So which is the right answer to this statement? Will be reading. Will be reading होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जहाँ भी इन द मॉर्निंग आएगा तो मतलब सिर्फ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को सेपरेट करना हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये एक खास हिंट है जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करता है। ये दो चीज़ें हैं, ये आपके स्टेट में बुक के अंदर एक्सरसाइज में इस तरह के हिंट दिए हैं। द मॉर्निंग में लिखा हुआ है, देन भी लिखा हुआ है, एट यूजुअल टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है, एट 4 o'clock भी लिखा हुआ है। इस तरह के हिंट्स वहाँ होते हैं जिससे आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को सॉर्ट आउट करने में हेल्प होगी। एक्सरसाइज नंबर 5 है, पेज नंबर 118 पर है आई थिंक आपकी ग्रामर की बुक के। उस एक्सरसाइज के अंदर 9 सेंटेंसेस हैं, मोस्टली जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसमें से भी मोस्टली जो है वो इस तरह के न्यूट्रल सेंटेंस हैं। वो करते हैं आपने एक दो फिक्रे जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक बनते हैं, कुछ फिक्रे ऐसे भी हैं या उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक बनाएं या कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक बनाएं, दोनों चल जाते हैं। क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इसको सॉर्ट आउट करेंगे आप तो आपकी ये जो एक्सरसाइज 5 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।